Chalo, let's start. Today we are having the income tax next class. In the previous class we have completed marginal relief. We ended with a Homburg sum, and we shall start with the solution of this Homburg sum. The sum had income of 51,70,000. Let's start with this income. Please keep your sound off. 51,70,000. Tax liability 51,70,000. 10 lakh 41,70,000. 10 lakh pay. Oh, we are doing under new regime, na? So it is 24 lakh. New regime or old regime? Old regime. Okay. 10 lakh 1,12,500 and 41.7 lakh. 41.7 lakh, then into 30%, 12 lakh 51,000, 13 lakh 63,500. Done. Now add surcharge 10%. $14,99,850 less marginal relief. Apply the formula. Marginal relief is equal to tax liability 14,99,850 minus tax on 50 lakh. So tax on 50 lakh shall be 13,12,500 minus income 51,70,000 minus 50 lakh. तो यह आ गया 14,99,850 minus 13,12,500, 187,350 minus 1,70,000. This comes to 17,350. Give the marginal relief 17,350. Yeah, 14,99,850 minus 17,350. It comes to 14,82,500 plus this 4%, 4%. It is 59,300. Add it and tell me the answer. 15,41,800. यही आंसर था. Fine. How long I took? I took around 3 minutes. Okay. Shivam, please keep your sound off. Okay. शिवम अपना साउंड बंद करना. Okay. एक दूसरा सम लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम वैरायटी, एंड दिस टाइम आवर फोकस शैल बी ऑन स्पीड. कि कौन कितना जल्दी करता है. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ रेस. कौन कितना जल्दी करता है. विल गिव यू द डेटा. मतलब आप भी डेटा दे सकते हो 50 लाख से 52 लाख के बीच में कुछ भी, और ओल्ड रिजिम में करेंगे और टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे. तो इलस्ट्रेशन, फाइंड टैक्स लायबिलिटी इफ टोटल इनकम इज, yes, reason, give me a data between 50 to 52 lakh. Fast, any data? 51 lakh 40,000. Speed check. Let's start. Done. एग्जैक्टली. मैंने पिछले सम में भी, होमवर्क में भी ऐसे ही आंसर दिया था, एंड आई वॉज होपिंग कि तुम ऐसे पूछेगा कि कैसे हुआ.
लेकिन तुमने पूछा नहीं. तो what I did today I inserted the concept of race, and then you found you are nowhere. और ऑब्वियसली ऐसा कोई ब्रिलियंट ब्रेन तो है नहीं, कोई टेक्निक होगा, कोई वैदिक मैथमेटिक्स होती. तो what that Vedic taxation is there? There's nothing like Vedic taxation. It is just application of concept while doing the sum. If you remember, in the last class, I inserted a concept of Sukhiram Dukhiram. You remember? Sukhiram has the income of 50 lakh, Dukhiram had the income of 51 lakh. And ultimately you found what? कि ये दुखी रहा क्योंकि इसका टैक्स के बाद वाली इनकम इसकी कम पड़ी. तो व्हाट ही सेड, उसका डायलॉग याद है? ये बोला था, सर मेरा सारा ले लीजिए 1 लाख एक्स्ट्रा, मेरे को माफ करिए. ये क्या बोला था? मेरा सारा 1 लाख ले लीजिए, मुझे माफ करिए. दैट स्टोरी आई अप्लाइड while doing the sum. You shared me income of 51,40,000. What I did? शिवम, what I did? मैंने पहले 15 लाख पे टैक्स निकाला जो कि मुझे ध्यान था, 13,12,500. उसके बाद मैंने क्या किया, पूरा इसका 140 ले लिया. And that comes to 14,52,500, and then I applied this as answer. And if you do the same, previous sum को भी देखो मैंने ऐसे ही किया था. इनकम जितनी थी 51,70,000, तो मैंने पहले 50 लाख पे टैक्स निकाला. इट कम्स टू 13,12,500. फिर मुझे मालूम हो दुखी राम क्या बोलेगा, मेरा सारा ले लीजिए भाई, मुझे माफ करो. तो मैंने इसका सारा ले लिया. व्हाट इज इन एक्सेस ऑफ 50 लाख? इट कम्स टू 14,82,500. ये देखो वही डेटा है. एंड देन आई अप्लाइड दिस इज आंसर. ठीक क्या? मजा आया क्या? सुबह सुबह नया सीखा क्या? यस. टेक्निक अपने पास रखना, दोस्तों को चमकाना, लेकिन बताना नहीं, क्योंकि जादू तभी तक जादू है जब तक इसका सीक्रेट तुम्हारे पास है. ठीक है? और कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है तो जरूर बताना यार, दोस्तों से क्या छुपाना. लेकिन जगह जगह बांटते मत फिरना, और बहुत अच्छे दोस्त से कुछ मत छुपाना. चलो एक दूसरा डेटा. शिवम इस बार तुम्हारा टर्न. फाइंड टैक्स लायबिलिटी इफ इनकम इज से एनी डेटा. ओ तब जा, घर जा, सो जा मुन्ना, जा सो जा, जा सो जा. सृजन बोल. फाइंड टैक्स लायबिलिटी इफ इनकम इज. चलो रेस स्टार्ट. अरे नाइस. मजा आया? चलो फाइन, एक और खेलते. फाइंड टैक्स लायबिलिटी इफ इनकम इज 1 लाख, सॉरी 101 लाख. आंसर 101 लाख. ओल्ड रिजी. Me done. मिस्टेक हुआ था.
व्हाट आई डिड, 100 लाख पे पहले मैंने टैक्स निकाला, 10 लाख पे इस बार है 500, 90 लाख पे 27 लाख, 28 लाख 12,500 इंटू 1.1, जो चीज 700 लगेगा 100 लाख पे। अरे 10% तो लगेगा ही, 15 लगेगा नहीं लगे, या 30,93,750, या 30,93,750। उसमें मैंने जो ये मार्जिनल इनकम है सब जोड़ दिया, दुखी नाम का कॉन्सेप्ट लगाया, और उसके बाद मैंने 1.0 को आंसर। श्योर क्या? एक और ट्राई करो ना, इलस्ट्रेशन, फाइंड टैक्स लायबिलिटी इफ इनकम इज 100.8 लाख। We done. क्या स्पीड है भाई तुम्हारी, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, नाइस, सुपर। अरे बहुत अच्छा सृजन, बहुत अच्छी स्पीड है तुम्हारी, सुपर। कुछ नया करते हैं शिवम, वी विल कम टू द न्यू टॉपिक, परंतु यार न्यू टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा हमारे पेस रहेगा, ठीक है। हाफ एन आवर बाद वाली जो सेशन होगी वो तुम्हें समझ में आएगी, अभी हाफ एन आवर लास्ट क्लास से लेन चल रही क्लास। फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए हैविंग इनकम ऑफ 50,20,000 अंडर न्यू रिजीम। शुरू हो जाओ, 50,20,000। मुझे तो लगता है मेरा हो गया, आई डोंट नो, मे बी राइट। मैच हुआ क्या? यू आर टीचिंग टू लॉन्ग। 50 लाख पे टैक्स कितना होता है न्यू रिजीम? 24 लाख पे 3 लाख, ऐसा ही कुछ आया था लास्ट टाइम। 26 लाख, 2,80,000 है पक्का ना? एक बार मैं देख लूं क्या? मैं एक बार देख लेता हूं। नहीं 3 लाख आ रहा है यार। हाँ पता नहीं, दिमाग में मेरे भी दोस्त ही था, पहले कुछ मिस्टेक हुआ था पहले मेरे से भी। हाँ ऐसे कुछ मिस्टेक हुआ था मेरा भी। नेक्स्ट भाई, 24 लाख पे 280 हो सकता है मैंने किसी बैच में ऐसे बोल दिया होगा, लेकिन दैट वाज अ कैलकुलेशन एरर, जो है तुम्हारे सामने ही है। ये हो सकता है एडिशन करके मेरा बाई मिस्टेक 280 आ गया होगा, बट इट इज एक्चुअली 24 लाख पे 3 लाख। क्लियर? बाय, आगे बढ़ते।
चलो आगे बढ़े. Now we are coming to a new concept, which is again the last class based. The concept is rebate. We did in the last class rebate under new regime. बस शिवम इस 15 मिनट के बाद हम लोग नए टॉपिक में आएंगे जिसमें यू विल बी इक्विवेलेंटली गुड. Rebate under new regime. In the previous class, what we did the rebate under old regime. And what we said, rebate under new regime बाद में करेंगे. थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा शिवम. स्टार्ट करते हैं. What is rebate? हमारा लॉ बोलता है कि हम 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे. क्या? हमारा लॉ यही बोलता है भाई. नया भारत यही कहता है कि न्यू रिजीम जो ऑप्ट करते हैं उनसे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं. तो फिर जो ये आपने पढ़ाया 4 लाख पे निल, 4 लाख पे 5%, 4 लाख पे 10%, इसका क्या? तो लॉ बोलता है ये बातें अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह कि जिनकी इनकम 12 लाख तक है हम उनसे कोई टैक्स नहीं देंगे. हाउ? तो दैट इज वाया अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिबेट. द कॉन्सेप्ट रिबेट इज एप्लीकेबल टू, आराम से देखो, कॉपी बाद में मारना, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना. एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल. टू whom it is applicable? Resident individual. Okay. What shall be the condition? कंडीशन ये है आपकी टोटल इनकम 12 लाख के अंदर अंदर होनी चाहिए. तो हम आपको एक रिबेट देंगे अप टू ₹60,000 का रिबेट. ये रिबेट की थ्योरी है. इसको और अच्छे से समझाते हैं. सपोज आप हो मिस्टर ए, आपने ऑप्ट किया है न्यू रिजीम. आपकी इनकम है 10 लाख. आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है. तो ऐसे बंदों की हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? पहले हम लोग उसका टैक्स निकालते हैं. 10 लाख पे टैक्स इतना होगा, 4 लाख पे निल, 4 लाख पे 5% और बैलेंस 2 लाख पे 10% होगा ना. तो इसकी इनकम आ गई 40,000. अब इसमें हम लोग दे देंगे एक रिबेट. क्यों? क्योंकि भाई साहब इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उनकी इनकम 12 लाख के अंदर अंदर है. ही हैज सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन. इनकम मस्ट बी 12 लाख के अंदर, बंदा मस्ट बी रेसिडेंट इंडिविजुअल. तो रिबेट कितना मिलेगा? अप टू 60,000. अप टू 60,000 मतलब 60,000 तक. तो आपकी इनकम ही 40,000 है तो रिबेट भी 40,000. और ऑलवेज ध्यान रखना रिबेट के बाद सेस लगता है. तो फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 0. तो हमारी सरकार की ये प्रॉमिस कि जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनसे टैक्स नहीं लेंगे, वो भी सही है और ये टैक्स रेट भी सही है. ओके. दूसरा एग्जाम लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा. मिस्टर बी, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ऑप्टेड न्यू रिजीम. इसकी इनकम है 12 लाख. तो इसकी टैक्स हो गई 4 लाख पे निल, 4 लाख पे 5% और 4 लाख पे 10%. टैक्स लायबिलिटी आ गया 60,000. सिंस ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है और सिंस ये न्यू रिजीम ऑप्ट किया हुआ है, इनकी इनकम 12 लाख के अंदर अंदर है, तो इसको रिबेट मिलेगा 60,000 का. टैक्स 0, सेस 0, टैक्स लायबिलिटी 0. लेकिन सपोज ये तुम हो मिस्टर शिवम,
जिसकी इनकम 20 लाख है तो उसका टैक्स हो जाएगा 4 लाख पे नील, 4 लाख पे 5%, 4 लाख पे 10%, 4 लाख पे 15%, कितना हो गया 16, 4 लाख पे 20%। तो आपका टैक्स हो चुका है 2 लाख। हाँ, आपको रिपीट मिलेगा कितना 0, क्योंकि रिपीट की कंडीशन आपने ध्यान नहीं दी क्या भाई साहब। हाँ, योर इनकम मस्ट बी विद इन 12 लाख। आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर हुई और रिपीट गायब हुआ, ये विक्रम और विताल वाली कहानी है। विक्रम तूने मुंह खोला और मैं उड़ा। जे तेरी इनकम 12 लाख से ऊपर हुई तो रिपीट शू करके गायब हो जाएगा। तो रिपीट नहीं मिला, फाइनली योर इनकम इज 2 लाख, says 4%, your tax liability is 2,08,000। तो यू गॉट द पॉइंट कि जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनके लिए प्रिविलेज है और जिनकी इनकम 13 लाख है उनके लिए प्रिविलेज नहीं है, उनको ऊपर नॉर्मल टैक्स लगेगा। तो 4 लाख पे 5%, 4 लाख पे 10% वाली स्लैब भी अपनी जगह सही है फॉर हायर इनकम अर्नर्स। और जो मिडिल क्लास है 12 लाख तक कमाते हैं, 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, हमारी देश की सरकार उससे 1 पैसा भी टैक्स नहीं लेती। बताओ क्या प्यारी सरकार है, 1 लाख की इनकम तक नो टैक्स। 1 लाख पर इनकम इज जेन्युइन इनकम, एवरेज इनकम के बराबर इंडिया की, उनसे हम लोग कोई टैक्स नहीं देते। ठीक है क्या, ये श्योर हो गया तो आप इसको कॉपी मारिए। डन, एग्जाम्पल कॉपी करो। मैं नया एग्जाम्पल देता हूं, आपको करना है फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एसएससी रेसिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम 12 लाख। तो आंसर आपको पता ही है, 12 लाख तक टैक्स आएगा 60,000, रिबेट भी आएगा 60,000, टैक्स हो जाएगा 0, सेस हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0। कॉपीड। मिस्टर बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, इनकम है 14 लाख, टैक्स निकालिए। यहां तक राइट हो गया तो अगला में आते हैं।
लास्ट वाला आपने डालिए मिस्टर सी का. डन. आंसर आया 4 लाख पे नील, 4 लाख पे 20%, 5%, और 2 लाख पे 10%. तो ये हो जाए 40,000. ये आया नील, ये आया 40,000, और ये आया 1,600, ये आ गया 41,600. मैच हुआ क्या शिवम? मैच हुआ. क्यों ऐसा रिपीट क्यों नहीं दिया? क्योंकि बंदा नॉन रेसिडेंट है. रेसिडेंट इंडिविजुअल होता तो रिपीट देते. अब मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला हूं जो शिवम को नहीं समझ में आएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल विल बी कंफर्टेबल. भाई बिकॉज ये मार्जिनल रिलीफ बेस्ड है और शिवम लास्ट क्लास एब्सेंट मारा हुआ है. ये है एक मिस्टर डी जिसकी इनकम है रेसिडेंट इंडिविजुअल, जिसका एसएससी है रेसिडेंट इंडिविजुअल, और इसकी इनकम है 12,10,000 रुपए. तो इनकम ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा जो 12 लाख कमाता है वो टैक्स देता है 0. और मैंने 12, ध्यान से सुनना, मैंने 12,10,000 क्या कमा लिए, मेरा टैक्स क्या हो जाएगा? 4 लाख पे नील, 4 लाख पे 5%, ऑन 4 लाख 20%, एंड ऑन 10,000 15%. So my tax liability will be 61,500. Just because I'm earning 10,000 more, for the same reason I am being liable to pay tax 61,500 more. नहीं चाहिए 10,000, आप रख लो. तो लॉ बोला ठीक है ठीक है ठीक है, you'll get a rebate. You'll get a rebate of 51,500. ये 51,500 कहाँ से आया? हो क्लियर कि जितनी उसकी इनकम एक्स्ट्रा है वो सारी ले लिए, लेकिन रिपीट दे दिए. तो सपोज योर इनकम इज 12,10,000, सो योर टैक्स लायबिलिटी शैल बी 61,500. Though you are not eligible for rebate. Why? Because your income is more than 12 lakh. But still we understand because of marginal change in income, you are getting a much higher tax liability. So we are providing you the relief. We'll charge from you only 10,000. Says to lunga itse charge. So if this concept is clear, you need to do the next sum. Mr. D, resident individual, income is 12,50,000. Is that clear or not clear? Not clear. So since your income is 12,50,000, your tax liability will be
62,500. First confirm whether this one is clear or not. 62,500 नहीं, ये होता 4 पे नील, 4 12 पे 60 और 15 पे 30%, नहीं 15%, 67,500. ये क्लियर थी, नॉट क्लियर? क्लियर. अब आपकी इनकम सिर्फ 50,000 ही तो ज़्यादा है, तो बोलेगा भाई मेरी पूरी इनकम ले लो, थोड़ी सी ज़्यादा इनकम क्या कमा लिया, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए. हाँ, वो 12 लाख वाले से कोई टैक्स नहीं लेते, मेरे से पूरा ले लोगे 67,500. अरे भाई मैंने तो सिर्फ 50,000 ही ज़्यादा कमाया, क्यों पीछे पड़ गए मेरे? हाँ, ये ले लो 50,000 पूरे ले लो, जाओ जाओ मुझे छोड़ दो. तो हमने उसका पूरा 50,000 ले लिया जैसा उसने बोला, और 17,500 का उसको रिबेट पकड़ा दिया. तो यहाँ पर रिबेट बाद में आता है, पहले टैक्स आता है फिर रिबेट आता है. बात बाकी केसेस में पहले रिबेट आता है फिर टैक्स आता है. यहाँ पे क्या होता है, पहले टैक्स आता है फिर रिबेट आता है. मिस्टर ई, रेसिडेंट इंडिविजुअल, फिर से ट्राई करिए. इनकम इज 12,70,000. 5.15, 10,500. ये भी वही रोएगा, क्या रे मेरी इनकम सिर्फ 70,000 ज्यादा हुई, मैं से 70,500 टैक्स ले रहे हो. क्या रे मेरी इनकम सिर्फ 70,000 ज्यादा हुई, तुम मेरे से 70,500 टैक्स ले लो पूरे 70,000 नहीं चाहिए मुझे. तो हमने उसे 500 रुपए का रिबेट दे दिया. Srijan, are you okay with this? Mr. F, resident individual, income is 12,71,000. पे 15% प्लस 60,000, टैक्स आ रहा है 70,650. ये नहीं बोल सकता ये बात कि मेरा पूरा 71,000 ले लो, क्योंकि ये क्यों मेरे को 71,000 दे रहा है, इसका तो टैक्स ही 70,000 से 50 आ रहा है. तो यहां पे रिबेट मिलना आप बंद हो जाएगा लिटरली, या ऐसे बोलो यहां से रिबेट मिलना बंद हो जाएगा. कहां से? 12,71,000 से. So final answer is there will be no rebate from 12,71,000 approx. 12,70,000 तक भी 500 का रिबेट मिल रहा था, लेकिन 12,71,000 से रिबेट मिलना बंद हो जाएगा. शिवम को थोड़ा सा कम समझ में आया बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ के ऊपर बेस्ड था, लेकिन आई एम डैम श्योर सृजन मस्ट बी कंफर्टेबल. सृजन एकदम कंफर्टेबल, फाइन. थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ही होगा हमारे दोस्त को. अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, नया टॉपिक का ना, हाँ अब नया टॉपिक शुरू होगा जहाँ से पूरी क्लास कंफर्टेबल रहेगी. ओके, क्या करना है बताओ? और इंडिविजुअल पे पढ़ना है कि एक बार इंडिविजुअल हो गया? सर बहुत ऐसे इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, बताओ. तुम लोग मेरे से 3 क्लास से इंडिविजुअल की टैक्स रेट पढ़ रहे हो, बोलो और इंडिविजुअल पढ़ना है? अरे बताओ बताओ.
और इंडिविजुअल पढ़ना है तो ये बार टैक्स रेट ऑफ एचयूएफ में आ जाऊं, कंपनी में आ जाऊं, क्या बोलते हो? कंपनी में आ जाऊं? हाँ, ऐसा बोलना चाह रहे हो तुम? ओके ओके ओके, बोलो बोलो क्या करना है? चलो करते थोड़ी देर टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल और करते हैं, क्योंकि जो तुम सीखने जा रहे हो ना, सीख के तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। वाह, तुम्हें बात ध्यान दो, मैंने तुम्हें इंडिविजुअल की टैक्स रेट में कितना सिखाया है। मैंने तुम्हें बताया देखो बच्चों, दो रिजीम होती है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। मैंने तुम्हें बताया कि भैया ओल्ड रिजीम में 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं, न्यू रिजीम में एक ही तरह का इंडिविजुअल होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि भैया सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, ये सब बताया। और उसके बाद फिर हमने किया क्या, रिबेट। रिबेट जब ओल्ड रिजीम में थी तो एमआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे तो रिबेट सिखा दिया विदाउट एमआर। फिर हमने आपको मार्जिनल रिलीफ अंडर ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम के सम्स कराए, और फिर मैंने आपको रिबेट यहाँ पे सिखाया, क्योंकि यहाँ का रिबेट पे एमआर का भी कॉन्सेप्ट आया था। यहां तक अपने किया अभी तक, 2 क्लास में अभी तक हमने यहां तक किया। आओ आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। ये भी बड़ा मजेदार है। यदि आपने लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग जैसी कोई कैजुअल इनकम कमाई है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आप 2 करोड़ जीत गए, आप कोई क्रॉसवर्ड पजल खेले उसमें जीत गए, या आपने कोई विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस खेल लिया इसमें जीत गए, ऐसी आपने कोई बेटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग वाली कोई इनकम कमा ली, या केबीसी या टीवी शो में कुछ कमा लिया गेम खेल के, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैजुअल इनकम। And on this casual income, you will be liable to tax at the rate flat 30%. No slab. Direct 30%. Whether it is old regime or new regime, answer will be same. Flat 30%. So suppose you are a 14-year boy playing Dream 11. And this year in Dream 11 you won 1,60,000. Then the income tax law will say to you, hello Mr. 14-year boy, your tax liability is 48,000 plus cess. Direct 30%. No slab. Is that clear? Fine. Please, मैं लिखा दूंगा, हाँ, wait. If you are earning long-term capital gain, then you will be liable to pay tax at a flat rate of 12.5%. If you are earning short-term capital gain, you will be liable to pay tax at the rate 20%, short-term capital gain on shares. ये कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है भाई साहब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन under section 112 you are liable to pay tax at 12.5%. Short term capital gain under section 111A you are liable to pay tax at the rate 20%. So apart from these income, on the rest of the income slab rate will be applicable. So if you are earning salary, you are earning business income, you are earning interest income, if you are earning rent from house property, on all these income the slab will be applicable. But on these specific income, casual income 30%, short-term capital gain on share 20%, long-term capital gain 12.5%. These rate will be applicable. So please jot it down. Special rate of tax. याद रहेगा? Casual income.
Example: lottery, betting, gambling, online gaming, TV game shows, winning from horse race, etc. Tax rate will be 30% flat, direct. Short-term capital gain on shares under section 111A, 20%. Long-term capital gain on shares under section 112A on first 1,25,000, nil. On balance income, 12.5%. सर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है यार? यदि तुम शेयर को 1 साल होल्ड करते हो तो ये हो जाता है शॉर्ट टर्म, और 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म। आप यदि शेयर को 1 साल तक होल्ड करते हो तो ये हो जाता है शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लेते हो तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म। I'm not getting your point. What you want? You want spelling of this, pronunciation of this? What you want on this? Spelling कौन सा वाला? Betting, BETTING. Gambling, GAMBLING. Please make it fast. Okay. All these have been done. Okay. Long-term capital gain on other asset. तो ये क्या था? ये था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर। इसका सेक्शन था 112A, इसका सेक्शन है 112। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो कोई चाप नहीं, जस्ट नॉलेज लिए। बाद में कैपिटल गेन चैप्टर में इसको डिटेल में किया जाएगा, अभी जस्ट नॉलेज लिए। ये तीनों ही पॉइंट अलग अलग चैप्टर में बहुत डिटेल में किए जाएंगे। जो भी बच्चे को स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो वहां पे डिटेल हाफ एन आवर की क्लास चलेगी कैजुअल इनकम पे। तो ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स और है। अब आप किसी से भी इनकम पूछ के उसका टैक्स बता सकते हो, इतने आप चैंप हो चुके हो। और ध्यान रखना, ये जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है ये ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों में है। Got it? Okay. Now we move to अच्छा एक और बात बता दूं, नो रिबेट फ्रॉम
स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। यदि आप स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाली इनकम कमाए हो, आपने कैपिटल गेन कमाया, कैजुअल इनकम कमाया, तो इसमें से आपको वो जो 60,000 का रिबेट था न्यू रिजीम में, 12,500 का रिबेट था ओल्ड रिजीम में, वो कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ये बात मैं तुम्हें कैपिटल गेन टॉपिक में वापस से याद दिलाऊंगा। डोंट टेक मच हेडेक। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बात में वापस से डिटेल में होगा। लेकिन 4 लाइन थी, 4 लाइन के लिए टैक्स रेट जैसा कॉन्सेप्ट इतना मज़ेदार भारी टॉपिक तुम्हारा छूट जाता, इसलिए मैंने 4 लाइन बता के इसको फिनिश किया। तो भाई साहब, अब जो टैक्स रेट की क्लास शुरू होने वाली है वो काफ़ी ईजी है। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आपने टफ पार्ट हैंडल कर लिया। आज की क्लास के एंड में एक छोटा सा रिकैप भी लगेगा। आई अंडरस्टैंड दिस। ओके फाइन, मूव अहेड। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक नई चीज, इसका नाम है टैक्स रेट ऑफ HUF। पहले आप बताओ, आप क्या नाम सुने हो HUF का? हाँ ना बोलिए, क्या होता है? What is it? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप किसे कहते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप किसे कहते हो? एक साथ तो मैं आप भी रहते हो अपनी फैमिली के साथ, मैं भी रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। व्हाट डू मीन भाई एक साथ रहते हो? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताना वो HUF है कि नहीं है। ये एक लड़का है, इसका नाम है शिवम। ये इसकी कहानी है, प्यार की एक कहानी सुनो। तो ये कहानी शुरू हो रही है। तो शिवम की कहानी स्टार्ट होती है शिवम के पापा की कहानी के साथ। शिवम के पापा 1990s में बीकॉम पास आउट होके इधर उधर माथापच्ची कर रहे थे कि कहीं कोई जॉब लग जाए, लेकिन जॉब नहीं लग रहा था। गांव से शहर आए थे कि कहीं से पैसे कमा लूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई पैसे कमाने का स्कोप नहीं नजर आ रहा था। ही वॉज सर्चिंग हार्ड बट नॉट गेटिंग अ जॉब। फाइनली एक साड़ी की दुकान वाले ने उन्हें बड़ा ही टफ काम ऑफर किया। बोला, ये लो भैया 50 साड़ी, हाँ जाओ घर घर में जाओ, साड़ियाँ बेचते आओ, एक साड़ी बेचते आओ तुमको 50 रुपया मिलेगा। एक साड़ी बेचने पे तुमको कमीशन मिलेगा 50 रुपया, जाओ बेचते आओ। इसके पापा बहुत खुश हुए, एक्सट्रीमली हैप्पी, चलो कोई तो काम मिला। एंड इवेंट वो 50 साड़ियों का वजन कंधे पे लेके, 50 साड़ियाँ तुमने एक साथ कभी किसी बोरे में रख के उठाई नहीं है। उठाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा उस बोरे का वजन कम से कम 15 से 20 किलो तो होना ही होना है। ठीक है, तो उतना वजन 15 से 20 किलो, मैंने शायद कम बोल दिया यार, 20 से 30 किलो होना है। इतना वजन कंधे पे रख के ये चल दिए घर घर साड़ी बेचने के लिए। और वो इतना अजीबोगरीब जॉब थी, जाओ घंटी बजाओ और वहाँ पे कोई लेडीज बोले और उन्हें बोलो कि भाई मैं साड़ी देता हूँ, आप देख लीजिए, पसंद कर लीजिए। तो उसमें से कई लोग तो वापस दरवाज़ा बंद कर देते, कई लोग जिनको रिक्वायरमेंट थी बैठते, पसंद आता तो लेते, नहीं तो वापस बंद। इस तरीके से एक 50 रुपया कमाने के लिए इनको कम से कम 10 दरवाजों की घंटियाँ बजानी पड़ती। इतना टफ काम। ऐसा कर करके इन्होंने अपनी इनिशियल रोजगारी स्टार्ट की। यह है शिवम के पापा की कहानी। लेकिन धीरे धीरे इनके कस्टमर बंधने लग गए और फोन करके बुला लेते और इनकी कमाई ठीक ठाक होने लग गई, डेली की 1000 रुपये। जब इन्हें लगा कि यस मेरे पास कस्टमर बंधने लग गए, तो इन्होंने अपनी एक खुद की दुकान खोल ली। उन्हीं अंकल से साड़ी की ले लेते और अपने कस्टमर को अपनी दुकान पे बुला के माल भेज देते।
तो अब थोड़ा ग्रेविफाइड जॉब हो गया, लेकिन अभी भी दुकान 50 स्क्वायर फीट की, एकदम छोटी सी, उसमें माल कहाँ रखे और खुद कहाँ बैठे, बहुत मुश्किल। एनी हाउ रेस्पेक्टेड जॉब हो गया, कमाई भी बढ़ गई। मेहनती इंसान का सजेशन, मेहनती इंसान को हमेशा ईश्वर सपोर्ट करता है। अब धीरे धीरे दुकान बड़ी हो गई, कमाई डिसेंट होने लग गई। अब इनकी कमाई अच्छी हो रही है, तो सिंस बड़ी मेहनत से पैसे कमाए तो सेविंग करना भी आता है। सेविंग करते रहे और बहुत ही जल्दी कमाई भी बढ़ती रही। अब इनका अपना एक साड़ी का शोरूम है और लाखों में कमाई हो रही है। थोड़े दिन बाद शिवम के बड़े भाई साहब बिग ब्रो भी बड़े हो गए। उन्होंने भी पापा का बिजनेस जो उनको रेडीमेड मिल गया उसमें बैठ गए। पापा ने देखा चलो एक हाथ और हो गया है, तो एक शोरूम और बैठा लिए, डबल इनकम। अब साल की 2-3 करोड़ रुपया इनकम आने लग गई भाई। जब तक शिवम बड़ा होते आया तब तक तो ये कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब शिवम के आते ही पापा ने एक शोरूम और खोल दिया, जबरदस्त कमाई हो रही भाई साहब, लाइफ मस्त जा रही है। ठीक है, शिवम की थोड़े दिन बाद शादी हो गई, बड़े भाई की पहले ही हो गई थी शिवम की शादी। अरे क्या फैंटास्टिक शादी हुई यार। अभी शिवम की शादी को 1 साल ही हुए है। आज शिवम अपने पापा को बोल के जल्दी ऑफिस से बाहर आ गया। पापा ने भी सोचा नहीं शादी हुई है यार, इन्हें एंजॉय करने दो, पापा ने भी छोड़ दिया। लेकिन शिवम कहाँ एंजॉय कर रहा है, वो नालायक ऑफिस से निकल के सीधा घर पे पहुंचा और लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दिया। इसकी वाइफ ने, इसकी मम्मी ने, इसकी भाभी ने, तीनों ने बोला यार आज जल्दी घर आए हो, सिनेमा चले जाओ। बोला नहीं आज बहुत काम है, और बैठ के लैपटॉप में पता नहीं क्या किए जा रहा है। 3 घंटे तक लैपटॉप पे एक्सेल सीट में कुछ काम कर रहा था। 3 घंटे बाद बड़े भाई और पापा भी आ गए घर में। जैसे बड़े भाई पापा घर में आए, शिवम उठ के खड़ा हुआ और बोला मालूम क्या, आइए बैठिए मुझे आपसे बात करनी है। तो शिवम के पापा ने पूछा भाई अभी आया ऑफिस से, रुक जा यार, खाना वाना खाते फिर आराम से बात करेंगे। बोला नहीं मैटर बहुत अर्जेंट है, मुझे अभी आपसे बात करनी है। तो पापा भाई बैठ गए, बोला ठीक है बता भाई ऐसा क्या अर्जेंट हो गया। तो उसने एक्सेल सीट दिखाई और बताया अपने पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वी आर क्वाइट रिच। तो शिवम के पापा ने बोला यार ये सब बातें मुझे पता है, ये तो मुझे क्यों बता रहा है, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मुझसे ऐसे ही पूछ लेता, मैं बता देता। बोला नहीं मैंने सोचा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए, मैंने कैलकुलेट किया और हमारे पास एग्जैक्ट 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसके पापा ने बोला हाँ आगे बोल, काम क्या है, अर्जेंट क्या है इसमें। तो उसने बोला भाई मेरी बीवी की आप लोग की बीवी से पटरी नहीं खाती, मेरे को मेरा 100 करोड़ दीजिए, मैं अपना अलग हो जाता हूं। सन्नाटा, घनघोर सन्नाटा। यहां पे कहानी एक बार के लिए पॉज होती है। अब आपको बताना है कि शिवम को क्या मिलना चाहिए। ऑप्शन 1 1,00,000 करोड़ या एक चाटा। लेकिन बात आप इमोशनली आंसर नहीं कर सकते, यू विल हैव टू आंसर लीगली। यदि आपको लगता है कि ये शिवम के पापा की फैमिली एक HUF है तो ध्यान रखिएगा शिवम को मिलेगा 100 करोड़। और यदि ये शिवम के पापा की फैमिली जिसमें शिवम है, शिवम के बड़े भैया है, भाभी है, शिवम की वाइफ है, शिवम की मम्मी है, यदि ये HUF नहीं है तो शिवम को मिलेगा चाटा और घर के बाहर का दरवाजा, कुछ नहीं मिलेगा, ठन ठन गोपाल।
अब आपको डिसाइड करना है, यदि एचयूएफ है तो शिवम को दिला दीजिए 100 करोड़, और यदि एचयूएफ नहीं है तो शिवम को दिला दीजिए चाटा कान के नीचे चाटा। मस्त वाला बात आपको ऊपर छोड़ता हूं, बताइए। क्या बोलते हो भाई? अरे क्या बोलते हो भाइयों? अरे इतना टाइम लो दिया, फटाफट आंसर दे दो। तो जवाब नहीं दे रहा, सब हंस रहे। अरे क्या बात हुई? क्यों तुम्ही ने तो बोला यार कि तुम्ही ने तो बोला कि जब सब साथ में मिलके काम करते हैं तो एचयूएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे तो देखो ना यार, शिवम के पापा, शिवम के बड़े भैया, शिवम साथ में काम कर रहे हैं, तो क्यों इतना सोच रहे हो? दिला दो 100 करोड़। लेकिन तुम्हारा मन बोल रहा है इसमें चाटा पड़ना चाहिए। अब क्या करूं मैं, बताओ? तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि सिंक्रोनाइज नहीं है। शिवम तो अपने मुंह से अब क्या बोले कि मुझे चाटा पड़ना चाहिए, उसकी तो आत्मा बोल रही मुझे 100 करोड़ मिल जाए। चलो मैं तुम्हारा सस्पेंस खत्म करता हूं, फिर भी तुम्हारे मन में कुछ आया तो बता दो, लास्ट चांस है। ओके, ऐसा है कि भाइयों ऐसा है कि एचयूएफ जिसे कहते हैं, प्यार से समझो, एचयूएफ इज मेड ऑफ 3 लेटर्स, HUF। H मतलब इट मस्ट बी गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, मतलब कोई मुस्लिम एचयूएफ नहीं बना सकते। U मतलब होता है अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। इनके पास कोई साझा फंड होना चाहिए, साझा फंड, जॉइंट फंड। अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी मतलब देयर मस्ट बी सम जॉइंट फंड। और फैमिली मतलब द मेंबर्स मस्ट बिलोंग टू सेम फैमिली। एचयूएफ के जो मेंबर्स है वो एक ही फैमिली के होने चाहिए। मतलब आप और आपके दोस्त मिलके एक एचयूएफ नहीं बना सकते। दो यू आर हैविंग जॉइंट फंड, दो बोथ ऑफ यू आर हिंदू, स्टिल यू कैन नॉट क्रिएट एन एचयूएफ, बिकॉज एचयूएफ सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही मिलकर बना सकते हैं। अब इस तरीके से यदि अपने शिवम की फैमिली को कंसिडर करें तो शिवम में एफ फैक्टर है, फैमिली है। शिवम में एच फैक्टर भी है, बिकॉज हिंदू है। क्या शिवम का जो 300 करोड़ का फंड है, क्या वो जॉइंट फंड है? क्या वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है? यदि आपको लगता है कि वो 300 करोड़ जॉइंट फंड है तो आप इसको बोलिए एचयूएफ। और यदि आपको लगता है कि ना ये 300 करोड़ तो शिवम के पापा का है भाई, तो फिर शिवम को दिलाइए चाटा। एंड आंसर इज, ये 300 करोड़ का फंड सिर्फ एंड सिर्फ शिवम के पापा का है, क्योंकि दुकान किसने बनाई? शिवम के पापा ने। इस दुकान के बाद इसे शोरूम किसने बनाया? शिवम के पापा ने। बड़े भाई को नया शोरूम दिलाया किसने? शिवम के पापा ने। भाई 20 साल की मेहनत करके उन्होंने अपने दुकान शोरूम सेट किया, और अगले दिन ये शिवम चल के आया ठट ठट ठट, और अचानक ये जॉइंट फंड हो गया। यदि बच्चों के बिजनेस को ज्वाइन करने से बिजनेस का सारा फंड जॉइंट फंड में तब्दील हो जाता है, तब तो फिर तो लॉ बोल के कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। इसलिए
बच्चों के बिजनेस को ज्वाइन करने से कोई भी फंड जॉइंट फंड में नहीं कन्वर्ट होता। ये पूरा का पूरा पैसा अभी भी शिवम के पापा का है। फैमिली साथ में रहती है, इमोशनल अटैचमेंट है, तो कोई ये सब बोल नहीं रहा है, कोई ये सब बातें नहीं कर रहा है। लेकिन यदि शिवम ये सब बातें करेगा तो खाएगा चाटा, लॉ की तरफ से भी और पापा की तरफ से भी। तो तुम्हारे मन में प्रश्न आता है कि फिर ये जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट, एचयूएफ वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है? क्योंकि कोई ना कोई तो बिजनेस स्टार्ट करेगा ही, तो फिर सारा पैसा उसी का है। एग्जैक्टली। अब मैं तुम्हें बताता हूं एचयूएफ होती क्या है, बनती कैसे है। एचयूएफ दो सिचुएशन में बनती है। एक, यदि ये धंधा शिवम के परदादा जी ने किया होता, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, शिवम के परदादा जी ने ये यदि धंधा शुरू किया होता, तो फिर शिवम ये बोल सकता था अपने पापा को कि पापा सुनो, ये धंधा तो आपने भी नहीं खड़ा किया है, मेरे परदादा जी ने खड़ा किया है, और उन्होंने अपनी विल में प्रॉपर्टी तो आपको नहीं दी है, वो तो विदाउट विल डेथ गई है। तो ये पैसे जितने लोग हम लोग जिंदे हैं सबका है, आपके अकेले का है, आपके अकेले का, आपने कमाया पैसा। देन देयर विल बी अ जॉइंट फंड। यानी कोई बंदा बिना अपनी विल बनाए डेथ कर जाता है, तो उसके जितने वारिस है, यदि वो उस फंड को जॉइंटली यूज कर रहे हैं, देन देयर विल बी अ जॉइंट फंड। और यदि वो लोग हिंदू है, ऑब्वियसली सेम फैमिली मेंबर है, और उनके पास अभी जॉइंट फंड भी आ गया, तो ऑटोमेटिकली एक एचयूएफ क्रिएट हो जाता है। तो एचयूएफ एक तो क्रिएट हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, वन तरीका, परंतु ये इतना पॉपुलर तरीका नहीं है। आज की डेट में जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो अपनी विल बनाते रहता है भाई। लेकिन एचयूएफ दूसरा जो तरीके से बनता है वो बड़ा पॉपुलर है। उसी पॉपुलैरिटी कॉन्सेप्ट से मैंने भी बना रखी है संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेज एचयूएफ। और जितने भी लोग थोड़ा बहुत टैक्स समझते हैं, सब ने अपना अपना एचयूएफ बना रखा है। क्यों बनाते हो मैं बाद में बताऊंगा, कैसे बनती है पहले बताता हूं। एचयूएफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मरना जरूरी नहीं है भाई साहब, हाँ मरना जरूरी नहीं है। मैंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ रुपए, एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, सपोज 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए साइड किए, और मैंने एक डीड बनाई। इस डीड को बोलते हैं एचयूएफ डीड, और मैंने इसमें लिखा आई संजय मुंद्रा ट्रांसफर ₹5 लाख टू अ जॉइंट फंड owned by me, my wife and my son, daughter, और चारों के नाम दे दिया मैंने, और मैंने नीचे साइन कर दिए। तो मैंने खुद ने अपने पैसे को डीड बनाते जॉइंट फंड में तब्दील कर दिया। अब तो भैया मैं हिंदू हूं, मेरे 4 फैमिली मेंबर हैं हम लोग, और हम लोग के पास एक जॉइंट फंड है। ऑल दी 3 क्राइटेरिया फुलफिल्ड, और बन गया संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेज एचयूएफ। यानी आप जब चाहे एक एचयूएफ बना सकते हो। सिंपल सी ए डीड, गूगल में जाते टाइप करिए एचयूएफ डीड, चैट जीपीटी में जाते टाइप करिए एचयूएफ डीड, या फिर चैट जीपीटी को बोल दीजिए प्लीज क्रिएट एन एचयूएफ डीड फॉर मी, आई एम कर्ता संजय मुंद्रा एंड द 3 अदर फैमिली मेंबर्स आर दिस। नाम और रिलेशन दे दीजिए, चैट जीपीटी आपको एचयूएफ डीड बनाते दे देगा। कॉपी करके स्टैम्प पेपर में निकाल के बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, पैन नंबर ले लीजिए, बात खत्म, बन गई एचयूएफ। सिंस इट इज वेरी इजी टू क्रिएट, दैट इज वाई ऑलमोस्ट एवरी पर्सन जिसको थोड़ा भी टैक्स की समझ है वो एक एचयूएफ बनाते रखता है। एंड दैट इज वाई एचयूएफ इज सच अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट। एचयूएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 3 चीज होनी चाहिए, हिंदू लॉ से गवर्नड, कॉमन फैमिली मेंबर की एक टीम, एंड कॉमन फंड।
जॉइंट फंड, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, तीनों मिला के बन गया एचयूएफ। कैसे बनती है क्लियर? या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से और या फिर क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट कैसे करते हैं क्लियर है? एचयूएफ डीड बनानी पड़ती है। सब क्लियर? फाइन। अब अपने बात कर रहे हैं कि उसका तो आंसर हो गया ना, शिवम को मिलेगा चाटा, उसका आंसर दे दिया। एचयूएफ कैसे मिलेगा? क्लियर? ओके। अब मैं तुम्हें बताता हूँ टैक्स रेट ऑफ एचयूएफ। सर ये बताइए एचयूएफ बनाते का है तो है, एचयूएफ का है तो बनाते हैं, इसका आंसर 2 मिनट बाद में मिलेगा। पहले आप ये समझिए टैक्स रेट ऑफ एचयूएफ। आंसर इज सेम एज इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का रेट ऑफ टैक्स है वही एचयूएफ का रेट ऑफ टैक्स, नो चेंज। ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। फर्स्ट 2.5 lakh nil, next 2.5 lakh 5%, next 5 lakh 20%, balance 30%. First 4 lakh nil, same. You can write same as individual. Surcharge and cess and special rate of tax, same as individual. Surcharge and cess same, and special rate of tax same as individual. Nice. Okay. अब आगे बढ़ते। टैक्स रेट ऑफ एचयूएफ आया। अब अपने आते हैं, अच्छा एक बात और बता दूं, रिबेट बताओ क्या होता? रिबेट
दो ऑप्शन है, क्या लिव द सेम एज इंडिविजुअल, एंड आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है भाई, और किसी को नहीं मिलता, याद रहेगा ये बात। रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है और किसी को कहां मिलता है। Okay, this thing we have done. Let's move ahead. Okay. अब हम लोग आ रहे हैं टैक्स रेट ऑफ फर्म। अच्छा, क्यों बताना पड़ेगा, क्यों बनाते हैं एचयूएफ, ये बताना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो बताते हैं वाई एचयूएफ। ये लिखने की बात नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बात सुनने लायक तो है भाई। मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे सपोज शिवम की कहानी सुनो, शिवम की कहानी सुनो, एक लड़का था। तो शिवम की कहानी है, इसने एक दुकान शुरू की है अपने दम पे, इसमें बेचता है साड़ी। हाँ, पापा की कहानी से लिंक मत करना, शिवम की नई कहानी है। शिवम एक साड़ी की दुकान खोला है और इसमें ये कमाता है 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया पे कोई टैक्स नहीं देता, बात क्लियर। क्योंकि इंडिया में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। अब इसकी इनकम, इसको लग रहा है साड़ी के अलावा सलवार की भी दुकान खोली जा सकती है, तो इसने सोचा सलवार की भी दुकान खोल लेते हैं, या उसी दुकान में एक काउंटर अलग से बना देते सलवार का। लेकिन इससे टैक्स एडवाइजर ने बोला कि यार सलवार की दुकान खोलेगा इनकम बढ़ेगी। बोला हाँ इनकम तो बढ़ेगी। बोला इनकम बढ़ते तेरे टैक्स लग जाएगा भाई। बोला अरे हाँ तो क्या करे, क्योंकि 12 लाख की मार्जिन पे खड़ा हूं, 13 लाख होते लंबा टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इससे टैक्स एडवाइजर ने इसको बोला कि सलवार की दुकान अपने वाइफ के नाम पे खोल ले। तो एक नया एसएससी का जन्म हो गया, मिसेज शिवम, और इसने सलवार की दुकान अपने वाइफ के नाम पे खोल दी। वहां से भी धीरे धीरे इनकम बढ़ने लग गई। 24 लाख तक इनकी फैमिली कोई टैक्स नहीं दे रही है। इसकी फैमिली 24 लाख रुपए कमा रही है, लिटरली शिवम ही 24 लाख कमा रहा है। वाइफ के नाम से इसने बिजनेस शुरू कर दिया, तो कोई टैक्स नहीं जा रहा अभी। अभी शिवम को लगा कि दुकान में और एक्सपेंशन की उम्मीद है। इससे लगा कि हम लोग कुछ कॉस्मेटिक की दुकान भी खोल सकते हैं, कॉस्मेटिक आइटम भी रख सकते हैं। तो शिवम ने बाजू वाली दुकान ले ली, जो कि शिवम खुद ही संभालेगा, इस बार कॉस्मेटिक। लेकिन इसने सोचा यार अभी इनकम बढ़ते ही तो मेरा टैक्स लग जाएगा। तो इस बार इसने क्या किया, अपनी बेटी के नाम पे दुकान खोल ली। वहां से भी 12 लाख की इनकम, कोई टैक्स नहीं दे रहा है। तो शिवम की फैमिली कमा रही है 36 लाख, परंतु टैक्स कुछ नहीं दिया जा रहा है। वाह, यह इंडिया का रियल टैक्स, यह है इंडिया के बिजनेस के छोटे छोटे मिडिल क्लास वालों का रियल टैक्स स्टेटस। लोग बोलते हैं भैया 4 लाख के बाद टैक्स है, हम बोलते हैं भैया 40 लाख तक टैक्स नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब शिवम ने सोचा यार एक और दुकान खुल सकती है यार, थोड़ी बहुत एक और आइटम रख सकते हैं। तो अपने बाबा सूट की दुकान खोल लेते हैं, बच्चों के कपड़े। लेकिन घर में 3 फैमिली मेंबर ही थे, अब चौथा फैमिली मेंबर नहीं है, और तीनों फैमिली मेंबर को इसने डाल रखा है, अब सबके नाम पे दुकान खोल रखी है। तो अब शिवम क्या करे, अब नया मेंबर कहां से लाए। तो शिवम ने अब क्या किया, एक एचयूएफ के नाम पे दुकान खोल दी। व्हाट ही डिड, ही क्रिएटेड एन एचयूएफ। एचयूएफ क्रिएट करने में कोई जोर आता है नहीं। और फिर वहां पे इन्हें 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। इस तरीके से शिवम 40 लाख कमा रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है। अभी तो इनकम बढ़ानी भी होगी ना तो एचयूएफ में बढ़ाएगा, क्योंकि 5% टैक्स लगेगा। यहां पे इनकम बढ़ गई तो अब 20% टैक्स लगेगा। लेकिन अभी एचयूएफ में बढ़ाते जाएगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5%, 10% ये सब टैक्स लगेगा।
अब यदि 1 लाख भी और बढ़ाना है तो इनमें बढ़ाते 20% टैक्स हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ाओ अभी कोई चाप नहीं है। इस तरीके से 4 लाख का या 10 लाख का और आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसलिए हर जो बंदा टैक्स थोड़ा बहुत समझता है एक एचयूएफ खोल लेता है। एचयूएफ खोलने में क्या चाह रहा है, हर साल 4 लाख का बेनिफिट है ना भाई। एक बार एचयूएफ खोलने में 1 दिन की मेहनत होती है माना, तो खत्म ना। उसके बाद जीवन भर आपका टैक्स बच रहा है 4-4 लाख रुपए तक नो टैक्स। और उसके बाद भी 4 लाख हो जाए तो 5%, यानी 8 लाख पे सिर्फ 20,000 रुपए का टैक्स। वही यदि 8 लाख यहाँ पे जोड़ देता तो 1,60,000 का टैक्स हो जाता भाई साहब। और वही 8 लाख यहाँ जोड़ दिया तो सिर्फ 20,000 रुपया टैक्स आया। तो हर साल 1,40,000 की सेविंग टैक्स में। एचयूएफ खोलने में क्या किया तुम्हारा, समझे क्या? वाई एचयूएफ इज सो पॉपुलर। हाँ बोलो तो आगे बढ़ो। लाउडर, वापस से बोलिए। 40 लाख। अरे कौन बोला 40 लाख पे लिमिट है? 1-2 टावरे और पैदा कर लेता और 12-12 लाख की छूट मिल जाती। हाँ यार 40 लाख पे लिमिट है, 10 बच्चे, हाँ 40 लाख की छूट दिलाता हो। 10 बच्चों का इतना 1,20,00,000 तक कोई टैक्स नहीं होता। हर धंधे को अपने एक औलाद के नाम पे करते रहो, कोई टैक्स मत दो। कौन मना कर रहा है तुमको? एक फल की दुकान खोल ले और 12 बच्चे कर ले, समझा? केला बेचेगा राजू, मौसमी बेचेगा चुन्नू, और सेब बेचेगा टुन्नू, और समझ गया ना? अमरूद कौन बेचेगा? चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू सुन्नू हुन्नू डुन्नू। ये लोग सब तेरे अलग अलग फल बेचेंगे और 12-12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देंगे, समझा? 1,20,00,000 तक कोई टैक्स नहीं है। फिर बच्चे कम पड़ जाए तो एचयूएफ खोल लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाई एचयूएफ सबको क्लियर क्या? अरे सारे जोक को साइड करो, बताओ वाई एचयूएफ क्लियर क्या? सीधी सीधी टैक्स बचत है भाई साहब। और ध्यान रखना भाई साहब, एचयूएफ खोलना बहुत आसान है। अब तुम्हारे मन में और कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा। मैं पूछता हूं। एक जैन अनडिवाइडेड फैमिली है, क्या ये एचयूएफ की तरह ट्रीट होंगे या नहीं? क्या बोलते हो? नहीं? हिंदू नहीं है, एक सिख अनडिवाइडेड फैमिली है। क्या ये एक एचयूएफ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। अरे सिख हिंदू हो गए क्या? भैया देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसा हमने बचपन में पढ़ा था। तो बताओ क्या हिंदू सिख हिंदू हो गए क्या? एक मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली है, क्या ये एचयूएफ माना जाएगा क्या? एंड आंसर इज जैन अनडिवाइडेड फैमिली, बुद्धिस्ट अनडिवाइडेड फैमिली, सिख अनडिवाइडेड फैमिली, all are treated as HUF. बट तुम्हारे मन में डाउट है कि सर जैन तो हिंदू नहीं होते, बुद्धिस्ट तो हिंदू नहीं होते, और सिख तो हिंदू नहीं होते, तो भैया ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे मानी जाएगी? तो मैं तुम्हें फिर से बताऊं, इट इज नॉट हिंदू, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हिंदू, इट इज अ मैटर ऑफ you must be governed by
Hindu law. You need not to be Hindu. You need not to be Hindu. You must be governed by Hindu law. और यदि आप हिंदू लॉ से गवर्नड है तो आप HUF के लिए एलिजिबल है. तो माना जैनीज हिंदू नहीं है, उनका अपना धर्म है, वो धर्म काफी हद तक हिंदुओं से मिलता जुलता है, परंतु वो हिंदू नहीं है. वैसे ही बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, वैसे सिख हिंदू नहीं है, लेकिन ये तीनों ही हिंदू लॉ से गवर्नड है. सिंस ये तीनों ही हिंदू लॉ, रिलीजन और लॉ में अंतर है. रिलीजन भले अलग हो, लॉ कौन सा अप्लाई होता है, तो इन सब पे हिंदू लॉज ही अप्लाई होता है. Therefore, Jain undivided family, Sikh undivided family and Buddhist undivided family shall be treated as HUF. But Muslims are not governed by Hindu law. They are having Muslim personal law. Since they have a different law itself, therefore यहाँ पे law change हो गया, धर्म से मतलब नहीं है, law change हो गया, and therefore Muslim undivided family shall not be treated as HUF. Got it or not got it? अब नहीं है ऑब्वियसली. हाँ, ये लिख लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, लिखना चाहिए तुम्हें. अब तुम्हारे मन में और कोई प्रश्न आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर खत्म करें. और क्या? अरे तुम्हारे मन में और कोई प्रश्न आ रहा है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. अरे और कोई प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? ना, मेरे मन में आ रहा है भाई. मैं देश को बहुत करीब से देख रहा हूं, तुम थोड़ा दूर से देख रहे हो. मेरा मन में प्रश्न आ रहा है कि सर, एक HUF तो टैक्स में सीधी सीधी बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट क्या मुस्लिम्स को नहीं मिलेगी? क्या वो हमारे देश के वासी नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है ऐसा एक टैक्स में बेनिफिट लेने का? हाँ, तो क्या मुस्लिम मान जाएंगे इस बात को? क्या हमारा देश मुस्लिमों को लेके पार्शियल हो गया है? हमारा देश ऐसा नहीं कर रहा. हमारा देश किसी के साथ कोई गलत नहीं करता. हमारे देश ने बोला कि यार HUF जैसी मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम तुम्हें एक रिलैक्सेशन देते हैं. मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली शैल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल. तो यदि कोई आप मुस्लिम होते मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट बनाते हो, तो उन्हें टैक्स में इंडिविजुअल की तरह बेनिफिट दिया जाएगा. A Muslim undivided family shall be treated as individual. तो आपको पता है इंडिविजुअल को तो 12 लाख तक की छूट है, तो लिटरली MUF को HUF से भी ज्यादा बेनिफिट है. बात क्लियर? ये क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, क्योंकि ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन केस स्टडीज के थ्रू डिसाइड हुआ है. ठीक है, आओ आगे बढ़े. ये लिख लिया ना आपने? मैं पहले ही बता दूं, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा, आपके स्टडी मेट में भी नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन आपके मन में किसी कोने में ये बात रह जाएगी, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया. चलो चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टैक्स रेट ऑन फॉर्म. ये आज का लास्ट टॉपिक है, ये बताऊंगा और छुट्टी करूंगा. टैक्स रेट ऑन फॉर्म.
तो भाई साहब फर्म पे टैक्स रेट है फ्लैट 30%, हो गया। यानी आप फर्म हो, आपकी इनकम 1 लाख है तो 30,000 टैक्स, 2 लाख है तो 60,000 टैक्स, जितनी इनकम है मल्टीप्लाइड बाय 30%। कोई स्लैबबाजी नहीं, कोई 5, 10, 15, 20 का ड्रामा नहीं, सीधा 30%। इफ योर फर्म और LLP, योर टैक्स रेट विल बी 30%। सरचार्ज यहां पे अलग लगेगा। यहां पे सरचार्ज है टोटल इनकम 1 करोड़, नो सरचार्ज। टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, सरचार्ज रेट इज 12%। सीधा टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होते ही 12% टैक्स, 12% सरचार्ज। और हेल्थ एजुकेशन, वापस से बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे क्या एक बार और बता दूं तुझे? यहाँ तुझे सब पता है यार, तुझे सब है पता न न न। यदि आपकी टोटल इनकम, अरे सुन रहे हो, यदि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा होते ही 12% सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एजुकेशन से 4%। और सिंस शुभम को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ये सपोज शिवम एंड शुभम की एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी टोटल इनकम है 30 लाख रुपए, तो टैक्स देना पड़ेगा 30%। टैक्स आया 9 लाख। इनकम 1 करोड़ के अंदर अंदर है, सरचार्ज नहीं लगेगा, सेस लगेगा 4%। टैक्स हो गया 9,36,000। एंड सपोज शिवम एंड दुबे, इसकी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी टोटल इनकम है 1 करोड़ 30 लाख, तो इस पे टैक्स लगेगा 30%, 39 लाख। और सिंस इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है इसलिए 12% सरचार्ज लगेगा, 4.68 लाख, 43.68 लाख प्लस सेस 4%, 1.7472। शिवम तुमने 2-3 क्लास नहीं देखी क्या मेरी? तो ये सरचार्ज का कॉन्सेप्ट तो यार बहुत पहले बता दिया। तो ये है आपका टैक्स रेट ऑफ फर्म एंड LLP। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, कॉपी मार लिया? तुम्हारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, ये सर इसमें न्यू रिजीम? तो आंसर इज, इसमें कोई न्यू रिजीम नहीं है, इसमें वही पुरानी रिजीम चल रही है और इसमें एक ही रिजीम है, वही चल रही है बस। देयर इज नो न्यू टैक्स रेट, there is no new tax rate on HUF, on firm. हाँ एग्जाम्पल लिखो यार। तो भैया आज से हमारी क्लास यहीं पे खत्म हुई।